हेलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कल देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस तरीके से किन चीज़ों पे या फिर जो बेसिक्स है उसके बारे में वो हम देख चुके हैं। और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी उसके लिए तुम लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ब्रैकेट में ई ए लिख सकते हो, क्योंकि वही अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो ई ए है वो ई जी को ही रिप्रेजेंट करता है, बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। कल मैंने तुम्हें बता दिया था कि उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। और नाउ जो फैक्टर्स हैं, अगर तुम कंपेयर करो आयनाइजेशन एंथैल्पी से, तो वहाँ 4 फैक्टर थे। कौन सा था? साइज था, एटॉमिक रेडियस, सेकेंड वन वाज योर जेड इफेक्टिव, ठीक है, थर्ड वन वाज द पेनिट्रेशन ऑफ द सबशेल, या फिर कौन से सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। द फोर्थ वन वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन चारों में से जो तीसरा वाला है पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात जो हम कर रहे थे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है उस पर बात डिपेंड कर रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो ही नहीं थी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डालने की बात हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में डाला जाएगा वो तो हम साइज से गेज कर सकते हैं, या किस सबशेल में डाला वो साइज से गेज कर सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन से पेनिट्रेशन ऑफ द शेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तुम्हारा हो गया, फर्स्ट वन इज़ साइज़। ठीक है जी, फर्स्ट वन इज़ साइज़। ठीक, अगर मान लो साइज़ एक में छोटा है और एक में साइज़ बड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें डाला जाए, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें डाला जाए, इसकी डेफिनेशन भी तुमने देख ली थी, है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तुम, ठीक है, या आयन में तुम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डाला जाए इसमें या इसमें। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालता हूँ तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, है ना, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी और भी कम होगी, मतलब नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव होगी ना, इसकी कम नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि इस इलेक्ट्रॉन पे पुल जो है वो ज़्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। ठीक है, बिकॉज इस पे ज़्यादा पुल है तो ये ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा और आसानी से एटम इसको एब्जॉर्ब या एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर पुल कम होगा तो ये एटम उतनी आसानी से इसको एक्सेप्ट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दैट मीन्स कि जो ई जी ही है वो साइज के ऑपोजिट एज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ई जी ई विल बी मोर नेगेटिव विद स्मॉलर साइज। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जितना स्मॉलर साइज होगा ई जी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी। हम यहाँ पे कम ज़्यादा में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं कम बोलूँगा तो जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना कम होगा, है ना। तो मतलब नेगेटिव और जो पॉजिटिव यहाँ पे जो साइंस हैं, दीज आर जस्ट टू शो कि एनर्जी निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो यहाँ पे ये कह पाना, क्योंकि भाई आई में तो क्या था, एनर्जी देनी ही पड़ेगी, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होने का सवाल ही नहीं है, एनर्जी रिलीज होने का सवाल ही नहीं है। तो वहाँ पे हम, क्योंकि एक ही साइन रहेगा सबका, तो हम वहाँ पे ज़्यादा कम बोल सकते थे। यहाँ पर ई जी में पॉजिटिव भी हो सकती है, ई जी नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है ना। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा होगा या कम होगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव और कम नेगेटिव में, या ज़्यादा पॉजिटिव या कम पॉजिटिव में बात करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, ई जी उतनी ही ज़्यादा है, तो साइज़ जितना छोटा होगा ई जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ ये लिख ली। सेकेंड चीज़ लिखो जेड इफेक्टिव। सेकेंड चीज़ इज जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव का भी सीन क्या है, इसमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। भाई जेड इफेक्टिव अगर इसका ज़्यादा है इसका कम है, फॉर एग्जांपल भाई साइज़ जिसका छोटा होता है उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा इंस्टेड ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई जेड इफेक्टिव ई जी जी नहीं ई जी ई। ठीक है, ई जी ई विल बी हायर, लाइक ऐसे लिखो, हायर द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव की जगह तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हो, है ना। हायर द जेड इफेक्टिव मोर नेगेटिव द चार्ज, सॉरी मोर नेगेटिव द ई जी। ठीक है, तो ई जी ई
क्लियर हो गई बात? इतना ध्यान रखो, इस चीज़ को ध्यान रखो। गॉट इट? नेक्स्ट लास्ट वन इज ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेंड होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको डिस्टर्ब करना उतना ही मुश्किल होगा। तो मान लो कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम है, एलिमेंट है, उस पर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो उतना ही रिलक्टेंट होगा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रिलक्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी ईजी ही उतनी ही कम नेगेटिव होगी। मैं कम नहीं बोलूँगा यहाँ पे, कम नेगेटिव बोलूँगा। हो सकता है नेगेटिव रहे, लेकिन किसी एक की हो सकता है -100 में हो और किसी एक की -5 में हो, तो दोनों नेगेटिव हैं, है ना, लेकिन ये वाला -5 वाला कम नेगेटिव है। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो लिखो EC ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, थर्ड वाला, उसमें लिखो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू ऐड, it will be more difficult to add an electron, it will be more difficult to add an electron to atoms or ions, to atoms or ions having half filled or fully filled configuration, having half filled or fully filled configuration, because they will lose their stable configuration, because they will lose their stable configuration. ठीक है? Therefore EGE will be less negative, EGE will be less negative for such kind of less negative की जगह less negative और more positive भी कह सकता हूँ मैं, है ना? Got it? Less negative और more positive for such atoms or ions. ठीक है? तो ये G2, 12, 15 और 18 में होता है कि भाई ग्रुप 2, ग्रुप 12, ग्रुप 15 और ग्रुप 18। अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे इसमें क्या होगा, ग्रुप 2 में NS2, यहाँ पे N-1 D10 NS2 आएगा, यहाँ NS2 NP3 आएगा और यहाँ पे NS2 NP6। तो देखो यहाँ पे ये फुली फिल्ड है, सॉरी ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, तो ये FF हो गया, ये HF हो गया। ठीक है? तो अगर इन सब की हम बात करेंगे तो इनका देखना, या तो इनकी जैसे इसकी तो इनकी तो पॉजिटिव ही होती है, इनके लिख सकते हो तुम पॉजिटिव होती है। ठीक है? इस ग्रुप में नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है और इनकी पॉजिटिव होती है। ठीक है? बाकियों की कम नेगेटिव होगी। ठीक है? पॉजिटिव ना हो लेकिन कम नेगेटिव होगी। तो लिख सकते हो इसमें ऐसे कि EGE ऑफ दीज एलिमेंट्स, EGE ऑफ these group elements, EGE of these group elements will be either positive or less negative, either positive or less negative. ठीक है ना? और इसके लिए लिख ही सकते हो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे N के लिए लिख सकते हो पॉजिटिव, बाकियों का नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, इन सब का भी पॉजिटिव होता है। गॉट इट? इस तरीके से लिख लो इसको। ठीक है? डिफरेंस टू गिव एंड टेक लिखते हैं, डिफिकल्ट टू गिव। नाउ ट्रेंड्स की बात करते हैं। ठीक है? ट्रेंड्स में क्या है सीन? ठीक है? ट्रेंड्स की बात करो। ट्रेंड्स में अगर हम या तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे या ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे। अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज़ इन जनरल डिक्रीज़ कर रहा है, तो इन जनरल क्या करना चाहिए, EGE को बढ़ाना चाहिए, मतलब मोर नेगेटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ट्रेंड्स का मतलब हो गया पीरियोडिसिटी इन EGE, है ना, पीरियोडिसिटी इन EGE। ठीक है? तो अगेन मैं यहाँ पे EGE को मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव करके ही बोलूँगा। अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ, ठीक है, तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में हमारे पास लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज़ घटेगा, तो हम कह सकते हैं लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव इन जनरल होना चाहिए। ठीक है जी? और अगर मैं इसी तरीके से ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम। आई थिंक मैंने पिछले ये IE के वेरिएशन में तुम्हें शायद इस टाइम पे Z इफेक्टिव को डिक्रीज़ होता दिखा जाता है, ये ऑलमोस्ट सेम रहती है।
ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। साइज़ क्या करेगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर मोर नेगेटिव से, या ये कह लो हाँ नेगेटिव से लेस नेगेटिव, ठीक है, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव चला जाएगा। हालांकि मोर नेगेटिव नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो टॉप में होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी मोर नेगेटिव हो, बट एज़ कम्पेयर टू देयर ग्रुप एलिमेंट्स जो कि नीचे हैं उनमें ये लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव हो गई होगा। ठीक है, इन जनरल है ये, कोई इसमें डेफिनेटली एक्सेप्शंस आएंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं, देखो बिकम लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखो ये पीरियड, सेकंड पीरियड है P2। ठीक है, P2 में क्या है भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो बोरॉन नहीं, P2 है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं, एक एक चीज़ को एनालाइज करते हुए चलेंगे। ये क्या है, ग्रुप 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या होगा, NS1 NS2, ये NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। ठीक है, गॉट इट। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है, ये क्या है, फुली फिल्ड है, और ये फुली फिल्ड है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर तो हमें एक्सेप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। गॉट इट, ओके। अच्छा यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो Ni है तो ये सबसे कम होगा या सबसे कम नेगेटिव होगा। ठीक है, Ni है तो सबसे कम नेगेटिव होगा, मतलब ये जो 3 मैंने लिखे हैं ना, ये इस साइड, मगर मैं ऐसे करते हैं इसको, लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव से, है ना, मोर पॉजिटिव से मोर नेगेटिव तक लेके चलो। मतलब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैं इनको किस तरीके से अरेंज करूँगा। ठीक है, देखो मोर नेगेटिव तो किसके होंगे, इनके होंगे। गॉट इट। अच्छा नाइट्रोजन का क्या होगा, कम होगा इनसे, बेरिलियम का और बोरॉन। अगर हम देखें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या कहते हैं उसे, मुश्किल होगा, है ना, तो ये और पॉजिटिव आएगा। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे सबसे लीस्ट नेगेटिव विच इज़ Ni, फिर तुम्हारा नाइट्रोजन आता है। गॉट इट। अब यहाँ पे बेरिलियम आना चाहिए, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, बेरिलियम, फिर बेरिलियम आना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर लिथियम आना चाहिए ना, और बोरॉन आना चाहिए फिर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इन दोनों केस में, लिथियम और बोरॉन में, लिथियम और बोरॉन में अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ मैं तो क्या बन रहा है, NS2 बन रहा है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो NP2, कोई ऐसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो लिथियम से पहले बेरिलियम आ जाता है, और फिर लिथियम आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, और फिर फ्लोरीन आएगा। तो दिस इज़ दी वेरिएशन ऑफ क्या कहते हैं इसे, वेरिएशन ऑफ EG अलॉन्ग दी पीरियड। ठीक है, इसको अगर जेनेरिक वे में लिखना हो तो लिख सकते हो, जेनेरिक वे में अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। जनरल ट्रेंड इज हैलोजेंस ग्रेटर देन चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस, जैसे भी तुम चैल्कोजेंस बोलते हैं इनको। ठीक है, फिर कार्बन फैमिली। ठीक है जी, और ये सब की बजाय वो सीधे कहता है कि नाइट्रोजन फैमिली, जिनको निक्टोजेंस बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की थोड़ी और ही कम होती है, इसके अलावा बाकी होगा। फिर उसके बाद आएंगे ग्रुप 1 to 13। ठीक है, इसकी इससे ज़्यादा होगी, और ग्रुप 1 to 13। ठीक है, और इसकी लेस होगी तुम्हारी ग्रुप 2 से, और फिर इनर्ट गैस। ये तुम्हारा जेनरिक ट्रेंड रहेगा। अगर बाय चांस तुम एग्जैक्टली ना याद रख पाओ तो इसको भी याद रखोगे तो भी काम थोड़ा बहुत चल जाएगा, एक तुम्हें आइडिया दे देगा ये ग्रुप 1 से 13 ये सब। ठीक है, तो आर बी क्लियर, इस तरीके से देख सकते हो। गॉट इट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ पे हमने ये देखा
कि लिथियम का इससे ज़्यादा नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इस पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो हमें एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि विच इज़ मोर स्टेबल Li माइनस और Be माइनस, कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो सिंपल सी बात है, अगर तुम इस पर एक इलेक्ट्रॉन करते हो ऐड तो ये NH2 आता है, ये अगर ऐड करोगे तो NH2 और NP1 आ जाएगा। तो इसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हमने बिगाड़ दिया, इसलिए ये अनस्टेबल हो गया। तो दिस इज़ मोर स्टेबल, ठीक है ना। क्वेश्चन वाइज है, कहते हैं विच इज़ मोर स्टेबल। क्वेश्चन इज विच इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो रिमूवल। अच्छा बताओ, इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ईजियर फ्रॉम, किससे ईजी होगा? Li माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर होगा या Be माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर होगा? तो तुम देख रहे हो इसका तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका अनस्टेबल है, तो इससे निकालना ईजियर होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे बोली उसको दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो अगर इस तरीके से पूछना है, तुमको बस ये ध्यान रखना है कि वो व्हाट इज़ इट पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ठीक है ना। कई लोग सीधा सीधा नहीं पूछते। किसी को जैसे अगर पंखा चलवाना है तो कोई सीधे बोलेगा कि यार गर्मी लग रही है पंखा चला दो, है ना, या फिर सीधे सीधे बोलेगा यार पंखा चलाना ज़रा। और कुछ लोग होते हैं कि अरे यार बहुत गर्मी हो रही है यार यहाँ पे, है ना, तो फिर क्या होगा, तुम खुद से बोल दोगे कि हाँ यार पंखा। तो वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग, इट माइट नॉट आस्क यू डायरेक्टली। जैसे लोग डायरेक्टली नहीं पूछते ना, वैसे ही एग्जामिनर भी डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ठीक है। वो कुछ घुमा के तुम्हें देगा, लेकिन तुम्हें इंटरप्रेट करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो क्या सॉल्व करोगे। द फर्स्ट स्टेप टू आंसर अ क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा अभी। वो द फर्स्ट स्टेप ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है जी। उसके बाद हम कुछ ट्रेंड्स की बात कर लेंगे। एक्सेप्शन में तुम्हारी नोबल गैसेज आती हैं। भाई नोबल गैसेज को का पॉजिटिव होता है, ऐसा क्यों होता है ना। तो लिखो एक्सेप्शंस करके हेडिंग, एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन में पहला लिखना नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेज में तुम देख रहे हो कि एक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत स्टेबल है और उसका शेल जो है वो पूरा भरा हुआ है। अगर तुम उस शेल को में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो उस शेल में तो होगा नहीं, वो नेक्स्ट शेल में ऐड होगा। जैसे अगर मान लो हम बात करें हैं ऐसे करके, एक शेल है, ये दूसरा शेल है। अब इसमें मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना। ये सारे के सारे फुली फिल्ड है, ये भी फुली फिल्ड है और ये भी फुली फिल्ड है, यहाँ पे नहीं आ सकता। अब तुमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कौन से वाले में करोगे? नेक्स्ट वाले में। तो ये n है और ये n+1 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ रहा है, तुम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। इस वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, यूँ समझ लो ज़बरदस्ती करेंगे हम, मतलब हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कि भाई तू ऐड हो जा, गॉट इट। तो इस वजह से जो ईजी होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पहले एक्सेप्शंस लिखो, ठीक है। इसमें पहला लिखो नोबल गैसेस, ठीक है। इसमें लिखो फॉर नोबल गैसेस Eg इज पॉजिटिव, फॉर नोबल गैसेस Eg इज पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड, electron added is being added, ऐसे लिखना, electron added is being added in the n+1th, is being added into n+1th shell, n+1th shell, ठीक है, which makes it unstable, ठीक है, which makes it unstable, hence Eg is positive, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना, यहाँ पे भी देखो दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। जहाँ चीज़ मुश्किल होगी वहाँ शायद हमें एनर्जी देनी पड़े, तो यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है, गॉट इट। सेकेंड वन इज, जो दूसरा है वो है तुम्हारा ग्रुप 14, 15, 16, 17,
ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें तुम लिख लो कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है। इसमें किसका क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। जो इन जनरल वो बोलता है, कहता है कि यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करो, लाइक हर ग्रुप के सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट को उस ग्रुप के थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ अगर तुम कंपेयर करो, इन चारों में कहीं पे भी, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं इनका EGE ज़्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू देम। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा सेकेंड शेल हो गया, n = 2 हो गया है इसको, ये n = 3 है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस वाले पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या इस वाले पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे है। ज़्यादा दूरी पे है तो इसमें ज़्यादा दूरी पे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगा वो कम होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज लो। किस केस में? इस केस में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इस छोटे शेल में ऐड करता हूं तो जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी पास हैं न्यूक्लियस के भी और एक दूसरे के भी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हाई। गॉट इट? तो जितना छोटा शेल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना सेकेंड शेल में एज कम्पेयर टू थर्ड शेल। तो जिसमें ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उसमें लेस नेगेटिव वैल्यू होगी और जिसमें कम डिफिकल्ट होगा उसमें मोर नेगेटिव वैल्यू होगी। तो लिख लो इसमें, फॉर ग्रुप 14 to group 17 elements, for group 14 to group 17 elements of period 2 and 3 the EGE is more negative. The EGE is more negative for period 3 elements, as compared to those of, for period 3 elements as compared to the elements of period 2, as compared to the elements of period 2. This is because the size of period 2 elements is smaller, and the incoming electron experiences stronger electron repulsion, than when it is being added to P3 period 3 elements, है ना, period 3 elements। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके लिए मोर नेगेटिव होगी और इसके लिए लेस नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू क्या, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो मान लो, मतलब इन दोनों में ज़्यादा नेगेटिव इसकी होगी, इन दोनों में भी ज़्यादा नेगेटिव इसकी होगी, इन दोनों में भी ज़्यादा नेगेटिव इसकी होगी, इन दोनों में भी ज़्यादा नेगेटिव इसकी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव EGE होती है, मोस्ट नेगेटिव। भाई हमने ट्रेंड अभी देखा पीरियड के अलॉन्ग, मोस्ट नेगेटिव EGE। अभी हमने पीरियड के अलॉन्ग एक ट्रेंड देखा कि नहीं देखा? क्या देखा था उस ट्रेंड में कि भाई हैलोजेंस का सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है ना, एक जनरल ट्रेंड देखा था हमने। तो हैलोजेंस का सबसे ज़्यादा नेगेटिव है किसी भी पीरियड में। अब इसके ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा ये है। भाई ग्रुप में तो क्या करती है, EGE भी ज़्यादा पॉजिटिव होती है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे इसके उस ट्रेंड के हिसाब से तो इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन इस दोनों में इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो पूरे के पूरे पीरियड में, सॉरी पूरे के पूरे ग्रुप में Cl के सबसे ज़्यादा नेगेटिव है और बाकी सब ग्रुप्स को मिला दो, अगर सारे ग्रुप्स को इधर मिला दो, इनसे कंपेयर करो तो इसमें इस ग्रुप की तो सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव EGE
क्लोरीन की होगी, ठीक है। तो इसलिए लिखो P2 elements have less negative EGE and P3 elements have more negative EGE, ठीक है। तो इसमें साथ साथ देखो जल्दी जल्दी, मोस्ट नेगेटिव EGE इज फॉर Cl, मोस्ट नेगेटिव EGE इज फॉर Cl, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव EGE इज फॉर Cl. इट इज द मोस्ट इट इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, देखो इट इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल and forms an anion easily, and forms an anion easily. Most reactive non-metal and forms an anion easily, ठीक है। नेक्स्ट लिखो the element with minimum IE, the element with minimum IE is ionization enthalpy. The element with minimum IE is the most reactive metal, example क्या है, cesium, ठीक है, cesium. It forms cation easily, ठीक है। तो ओके अच्छा, इसमें अगर तुमको देखना है तो जो मोस्ट नेगेटिव EGE वाले हैं और जो मोस्ट पॉजिटिव IE वाले हैं, हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों के आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये लिख लो, कंपाउंड्स विद लो IE, एलिमेंट्स विद लो IE, देखो एलिमेंट्स विद लो IE एंड या एलिमेंट्स विद लो IE कंबाइन विद एलिमेंट्स विद लो IE कंबाइन विद एलिमेंट्स हैविंग मोर नेगेटिव EGE, एलिमेंट्स विद मोर नेगेटिव EGE टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। अगर तुम यहाँ पे CS की बात करो तो CS और Cl, तो CH-Cl जो कंपाउंड होगा वो वन ऑफ द मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है जी। ओके, इसमें लिखो जो मोस्ट नॉन रिएक्टिव होते हैं कौन से हुए, जिनकी सबसे ज़्यादा कम EGE होती है। तो लिखो दोज एलिमेंट्स विद मैक्सिमम IE एंड लीस्ट नेगेटिव EGE। मैक्सिमम IE कौन से हुए, मैक्सिमम IE हुई नोबल गैसेस की, और मोस्ट लीस्ट नेगेटिव IE भी उन्हीं की हुई। तो कौन से हुए, मोस्ट नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, इनर्ट गैसेस। तो लिखो एलिमेंट्स विद मैक्सिमम IE एंड लीस्ट नेगेटिव EGE आर हैलोजेंस। They are the most non-reactive elements in the periodic table. Most non-reactive elements in the periodic table, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, जैसे तुम्हें मैं बोलता हूँ इसी ग्रुप में Br और I है, ठीक है। तो क्या होगा, FCl, Br और I, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Cl की होगी, फिर किसकी होगी, F की होगी, फिर Br की होगी और फिर I की होगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो ग्रुप 17 है ना, ये ग्रुप 16 मान लो, नॉट 18, ग्रुप 16 में तुम्हारा क्या हो गया, कहाँ गया, ओह शिट, मैंने यहाँ पे कर दिया, रुक जाओ, ओस से ते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो होती है वो सब में कम हो जाती है। यहाँ पे तो क्या था, Cl के बाद सीधे F आ गया, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा सल्फ़र होगा, फिर Fe होगा, फिर Te होगा और फिर O होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। क्लियर होगी बात। ये दो ग्रुप की हमें हमेशा देखना है, तो इस तरीके से वेरी करेगा। और अगर तुम्हें इसमें देखनी है, इसमें लीस्ट किसकी है भाई, इसमें लीस्ट किसकी है, इसकी, और इसमें मोस्ट किसकी है, इसकी। तो अगर मैं EGE ऑफ I लिखूँ हैं और EGE ऑफ S लिखूँ, तो इन दोनों में ये ज़्यादा, सॉरी ये कम, ज़्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो EGE ऑफ I इज़ मोर नेगेटिव दैन EGE ऑफ दिस, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट है, EGE ऑफ I इज़ मोर नेगेटिव दैन दैट ऑफ EGS, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट नेगेटिव EGE वाला है वो इस वाले ग्रुप के लीस्ट नेगेटिव EGE से कम है, कम नेगेटिव है, ठीक है जी। अब इसमें एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, इसकी जो यूटिलिटी है या कुछ इसके
ट्रेंड्स देख लेते हैं। एक तो तुम लिख लो इसमें क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट ईजी, वो हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट लिखो, कुछ पॉइंट्स है, नोट करके लिख लेना इन पॉइंट्स को, हैं। सक्सेसिव ईजीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, सक्सेसिव ईजीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड लिखो, इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो नोट करके, ठीक है। एटम्स विद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैव पॉजिटिव, ज़ीरो और लीस्ट नेगेटिव ईजी वैल्यूज़, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, एटम्स विद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैव पॉजिटिव, कॉमा ज़ीरो और लीस्ट नेगेटिव ईजी वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एलिमेंट्स विद हायर आई यूजुअली हैव नेगेटिव ईजीज, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इनकी ये जो यहाँ पे लिखे हैं, इनकी आई जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, और इन्हीं का ईजी है जो मोस्ट नेगेटिव भी है ना। तो हम जेनेरिक ट्रेंड में कह सकते हैं कि एलिमेंट्स विद हायर आई हैव हायर नेगेटिव ईजीज एज वेल, एक्सेप्ट फॉर दोज विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल ईसी, ठीक है। और ठीक, ये हो गया। और एक लिख लेना कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की जो होती है वो थर्ड ग्रुप एलिमेंट से कम नेगेटिव होती है, ध्यान रखना, कम नेगेटिव होती है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंस हमने देखा था, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंपॉर्टेंस क्या थी। इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन जो भी कहना चाहो, तो ईजी जिसका ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, उसके कंपाउंड्स कैसे होंगे, उसके कंपाउंड्स एसिडिक होंगे, है ना। तो अगर हम देखें इंपॉर्टेंस और एंड एप्लीकेशन, ऐप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ EGE, ठीक है। तो मोर नेगेटिव द EGE, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोर एसिडिक द नेचर, मतलब और मोर एसिडिक नेचर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या हाइड्राइड्स, ये सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट जिनका नेगेटिव, मोर नेगेटिव EGE होगा तो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे, ठीक है। उनका मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे वो, ठीक है। मोर नॉन मेटालिक नेचर होगा, सबसे पहली बात तो नॉन मेटालिक नेचर होगा, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, नॉन मेटालिक नेचर हो गया। फोर्थ तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, या फिर रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अनायंस जो हैं, अनायंस ईजीली फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना, जिन सब का EGE ज़्यादा नेगेटिव होगा उन सब के लिए ये चीज़ वैलिड होंगी और बाकियों के लिए वैलिड नहीं होंगी। गॉट इट, ठीक है। क्लियर होगी बात, सिंपल है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद बहुत कुछ रहने जाता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ ऑक्साइड्स के बारे में हम बात करेंगे, और आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 or 2 लेक्चर्स इट शुड गेट कम्प्लीटेड, ठीक है। उसके बाद हम सीधे केमिकल बॉन्डिंग पे जंप करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एक लेवल पर आके जब हम ले आएंगे, उसके बाद हम गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जैसे तुम्हारे स्कूल में चलता है वैसे ही हम चलते रहेंगे। गॉट इट, ठीक है। ओके, नाउ राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है, तो कुछ डिफरेंसेस मैं लिखवा ही दूंगा, बट अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एनर्जी हो गई, जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, है ना, जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया किसी एटम में, आयन पे, जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो जो एनर्जी का चेंज है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं वो कहाँ से आती है उसको देखो। लेट से हमारे पास एक ऐसा कोई कंपाउंड है ना, जिसके बीच में एक
ए और बी का एक कंपाउंड है जिसके बीच में हमें एक कोवेलेंट बॉन्ड मिला है ना। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि ए के और बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए अपनी तरफ खींच रहा है ना। आइडियली तो क्या होना चाहिए, जैसे ए है और बी है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरीके से होना चाहिए, दोनों के एकदम मिडिल में, है ना। जो ओवरलैपिंग है वो एकदम मिडिल में होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अगर ए इसे खींचे तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा सा ए की तरफ शिफ्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई कि ए और बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी की तरफ खिसके जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है थोड़ा सा बी की तरफ खिसका हुआ है। गॉट इट। और एक हो गया कि ये कहीं भी नहीं खिसक रहा, बिल्कुल मिडिल में है। आर वी क्लियर। तो ए बी के इलेक्ट्रॉन या तो ए की तरफ खिसकते हैं या फिर बी की तरफ खिसक सकते हैं या फिर बीच में हो सकते हैं ए बी के। आर वी क्लियर। ठीक है जी। अगर ए की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए की तरफ खींचा हुआ है, तो हम बाय कन्वेंशन क्या कहते हैं, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। अगर बी की तरफ खींचा हुआ है तो हम कहेंगे बी, भाई यूँ समझो ना, ए की ज़्यादा भूख है, पहले वाले केस में ए की ज़्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन की, तो अपनी तरफ खींच के रखता है, उसको ज़्यादा प्यार है इलेक्ट्रॉन से तो अपनी तरफ खींच के रखेगा। यहाँ पर बी को ज़्यादा प्यार है तो वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो हम कह सकते हैं बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको नेगेटिव चार्ज से बड़ा प्यार है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो है उसकी ज़्यादा है और बी की इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी इस केस में ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। और अगर ये दोनों हैं तो ए एंड बी आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर होगी भाई। ये 3 केसेस होते हैं, तो इसके बेसिस पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे, लिखो। द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the tendency of any atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule। ठीक है। ये तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो और करके, और नेक्स्ट लाइन में लिखना, और नेक्स्ट लाइन में लिखो अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी। भाई टेंडेंसी की बात है, टेंडेंसी को हम न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिवली तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, हमें क्वालिटेटिवली उसको देखना पड़ेगा। तो लिखो चलो ठीक है ऐसे लिख लो, अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम, अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम इन अ केमिकल कंपाउंड, या इन अ कोवेलेंट कंपाउंड लिखना, इन अ covalent compound to attract shared pair of electrons to itself, to attract shared pair of electrons to attract towards itself। ठीक है। ये क्लियर होगी, बेसिक समझ में आ गया ना भाई। कभी भी बॉन्डेड होगा कोवेलेंटली तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो ज़्यादा खींच पाएगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इतना ही। तो हमेशा क्या होगा, ये रिलेटिव होगी, ये प्रॉपर्टी रिलेटिव होगी। क्लियर है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना कि ए और बी में अगर मान लो इसके हम कहते हैं कि ए और बी है, तो बी इस ए, लेट्स से सपोज कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का कुछ केस होगा। मान लो कि सॉरी बी मान लेते हैं, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो क्या होगा यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। अब अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए, इसमें अगर मैं कह दूं कि ए जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं कहता हूँ ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सी, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे होंगे। तो तुम देख रहे हो कि जब ऐसा था तो ए इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहा था, वो दे रहा था एक तरीके से, और बी ले रहा था। लेकिन यही ए जब हमने दूसरी जगह पे यूज़ किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इंस्टेड ऑफ गिविंग। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटिव है, और ये प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि जो इसका क्वालिटेटिव मेजर हो हर बॉन्ड में, हर कंपाउंड में सेम आए। ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान आई तो इसमें ये समझ में आई तो उसको लिखो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is not a measurable quantity, is not a measurable quantity and is not constant. भाई अगर क्वालिटेटिवली मेजर कर रहे हैं तो कांस्टेंट नहीं है. is not a measurable quantity and is not constant. ठीक है, फुल स्टॉप लिखो ना. it varies depending on the element to which it is bonded. किससे bonded है वो भी important है. Got it? ठीक है जी. तीसरा चीज लिखो इसमें. it does provide a means to predicting the nature of force. It does provide a means of predicting the nature of force that holds a pair of atoms together. जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो, इधर पे क्या होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता तो ये स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता. यहाँ पे तो दोनों में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता. यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव. तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइंड ऑफ थोड़ी बहुतायत हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना. ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है. और जब कभी भी बॉन्ड पोलराइज्ड हो या फिर इसमें तो शेयर्ड हो रखे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, या तो कोई देने वाला हो और कोई लेने वाला हो, तो वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो जाता है ना. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर से मतलब एक तरफ जाना हो रहा है, ये बता सकता है कि ये बॉन्ड कोवलेंट है या आयनिक है या कोवलेंट आयनिक का कुछ मिक्सचर है. ठीक है, ये समझ में आया ना कि हालांकि हमें नहीं पता, मेजरेबल नहीं है ये क्वांटिटी, लेकिन हम फिर भी एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा. इसका कंप्लीटली कोवलेंट नेचर होगा या कंप्लीटली आयनिक नेचर होगा या समवेयर इन बिटवीन होगा, है ना. तो लिखो, वी कैन प्रेडिक्ट द कोवलेंट और आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड. वी कैन प्रेडिक्ट द कोवलेंट और आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. वैल्यू ऑफ En डिपेंड्स ऑन Eg एंड IE. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और IE दोनों पे डिपेंड करती है. कैसे? जिसका IE सबसे कम होगा, जिसका IE सबसे ज़्यादा होगा और जिसका EG सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी. तो लिखो, मतलब एक गैस है, कोई ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है ये. हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली मेजर कर रहे हैं ना कि इसका ज़्यादा उसका कम, है ना. हम ये तो नहीं कह रहे कि इसकी 100 उसकी 80, ऐसा नहीं कह रहे, हम कम ज़्यादा कह रहे हैं, है ना. किसी की हाइट होती है, दो बच्चे खड़े होते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये बड़ा लंबा है, ये इससे छोटा है, ये कह सकते हैं ना. हम एग्जैक्ट हाइट तो नहीं बता पाते कि इसका 1.75 मीटर है, इसका 1.57 मीटर है ना, ऐसा कुछ नहीं बता पाते. तो एक क्वालिटेटिव वे में हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स, या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ऑल ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन Eg and IE. Higher the IE and more negative the Eg, higher the IE and more negative the Eg, higher will be the electronegativity. अब ध्यान से हम देखते हैं कि EGE और EN में डिफरेंसेस क्या है. थोड़े बहुत मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ. जैसे तुम देख रहे हो कि भाई बाय डेफिनेशन वो एनर्जी है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है. दूसरा, उसमें हमने सिर्फ एक एटम की बात करी थी. एक एटम वॉज एबल टू डिफाइन इट. हमने एक एटम को यूज़ करके उसको डिफाइन कर लिया, तो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई. यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को हमने लेना पड़ रहा है ना, और तब हम इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं. तो ये रिलेटिव हुआ और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी हो गई. गॉट इट. तो इस तरीके से तो लिखो, दो ऐसे वो बना लेना, टेबल बना लेना. एक जगह लिख लेना Eg और एक लिख लेना En. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट और डेफिनेशन लिखो. डेफिनेशन क्या है इसकी वो लिख लेना, और इसकी भी डेफिनेशन अभी जो मैंने बोली वो लिख लेना. तो फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड क्या हो गया कि इट इज़ एनर्जी एंड क्वांटिफाइबल. इट इज़ एनर्जी एंड क्वांटिफाइबल, मतलब बेसिकली एनर्जी हुई ना, क्वांटिफाइबल है. और ये क्या हो गई, ये क्वालिटेटिव हो गई.
ठीक है जी, क्वालिटेटिव। तीसरा तुम लिख सकते हो दिस इज एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और ये होगी मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती क्योंकि रिलेटिव है। इसको लिख लो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल, इसकी रिलेटिव वैल्यू पॉसिबल, क्योंकि हमेशा किसी के रिलेटिवली कैलकुलेटेड है ना ये, रिलेटिव वैल्यू पॉसिबल। वैल्यू कैसे, वैल्यू इसकी वैल्यू पे कैसे निकलती है, इसके लिए कुछ स्केल्स बनाए गए हैं। पाउलिंग स्केल है, ऑल्ड्रे-रदरसॉफ स्केल है, और मिल्टन का स्केल है ना। तो उनमें से तीनों को हम जो फॉर्मूले हम तीनों को लिख लेंगे, उसमें जो एक फार्मूला यूज़ होने वाला है वो पाउलिंग का है, बाकी दोनों तो मैं ऐसे दे दूंगा तुमको, वो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली कर लेंगे या शायद आज ही कर लें। फोर्थ, ये तुम्हारा फोर्थ क्या होगा, फोर्थ वन इज़ एटॉमिक, हाँ यूनिट। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट तुम्हारी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, या किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे क्या होता है, यूनिटलेस। क्यों भाई, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, किसी के रिलेटिव ही मेजर हो रही है, जो भी चीज़ रिलेटिव मेजर होती है हमेशा यूनिटलेस होती है। गॉट इट, ठीक है। तो ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ये कर लेते हैं, फिर एंड में हम क्या करेंगे, स्केल्स की बात कर लेंगे, और बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 46, ठीक है। आई थिंक वी विल बी एबल टू डू दैट मच। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट इज साइज, भाई साइज, क्योंकि मैं क्या बता चुका हूँ कि ये हायर IE और मोर नेगेटिव EGE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से है ना। तो जो उनका वेरिएशन था वो इसका भी होगा। अगर साइज छोटा है ना, तो हम क्वालिटेटिवली कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो साइज लिखो फर्स्ट, साइज, स्मॉलर द साइज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज में लिखो स्मॉलर द साइज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दैट इज EN इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं EN इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसमें तुम देख ही चुके हो। सेकंड, अच्छा, अब हम Z इफेक्टिव की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर इन जनरल तुम देखो तो ऐसा होना चाहिए कि Z इफेक्टिव के साथ में ये EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। क्लियर होगी बात, सिंपल से, जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसका EN भी ज़्यादा होगा। थर्ड इज चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, अगर हम कैटायन की बात करते हैं, जैसे मान लो M+ है, Mn+ है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही स्मॉलर साइज हो जाएगा या उतना ही Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा चार्ज, मतलब जितना N की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो लिखो EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अ कैटायन, ठीक है। फोर्थ लिख सकते हो चार्ज ऑन अनायन। भाई अनायन के चार्ज के साथ कैसे वेरी करेगा, भाई अनायन की अगर हम बात करें तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो साइज बढ़ता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और उतना ही साइज बढ़ेगा। भाई जितना ज़्यादा चार्ज, जैसे अगर मैं AN या M- की बात करूँ, M जितना बड़ा होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके होंगे ना इस पर, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए होंगे उतना साइज़ बढ़ गया होगा, और जितना साइज़ बढ़ गया होगा उतना ही Z इफेक्टिव कम हो गया हो। तो M जितना बड़ा होगा EN उतना ही कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट EM इज़ 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ अनायन, ठीक है। तो ये चीज़ लिखो। नेक्स्ट वन इज़ ये चार्ज ऑन अनायन हो चुका है, चार्ज ऑन कैटायन हो गया।
ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया नहीं है, वो तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एक बेसिक तो आइडिया मैं तुम्हें दे ही दूंगा, या इनके अच्छा पहले इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं यार, एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, लेट्स से वी हैव Fe2+ और Fe3+, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या इसकी, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं Pb की बात करूँ, Pb2+ और Pb4+, इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं Mn की बात करूँ तो Mn2+ की लेस होगी Mn4+ से, इसकी ज़्यादा हो मतलब इसकी लेस होगी Mn6+ से, और इसकी कम होगी Mn7+ से, ठीक है। तो ये क्लियर होगी बात। अच्छा ओके, अभी चार्ज की अगर हम बात करें तो N3-, N2- और N-, इनमें सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर O2-, अगर O- में देखें तो इसकी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। तो लेसर चार्ज विल बी हायर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज़ दी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ फिफ्थ वन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ बहुत। 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp2 एंड sp3, ठीक है। तो sp2 एंड sp3। sp का मतलब हुआ कि दो, एक s और एक p है ना, एक s और एक p ने मिलके ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया है, ठीक है। इसको बस इतना ऐसे देख लो, इस वाले केस में एक S और एक P ने मिलके यहाँ पे दो ऐसे करके छोटे वाले ऐसे दो ऑर्बिटल बना दें, जिनको हम sp ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, एक S और दो P ने मिलके यहाँ पर तीन sp2 ऑर्बिटल्स बना दिए, और इसमें एक S और 3 P ने मिलके ठीक है, ये हो गया। इसने मिलके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना दिए, ठीक है। ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स बना दिए, इतना समझो अभी के लिए बस। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन ऑर्बिटल्स में s कैरेक्टर कितना होगा, s कैरेक्टर, या इसको पीछे लिख लेते हैं, s कैरेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो इस वाले ऑर्बिटल में देखो, एक ये है एक p है, तो 50%, मतलब या फिर 1/2 और 1/2। इसमें क्या है, एक S है और 2 P हैं, तो टोटल कितना हो गया 1/3, या फिर 33.33, या फिर इसमें क्या हो जाएगा 1/4 और 25%। तो जिसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ S होगा वो ऑर्बिटल उतना ही न्यूक्लियस के क्लोज होगा। भाई S सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो sp जो होगा वो क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस होगा, और जो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से क्लोज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो, हायर द परसेंटेज S कैरेक्टर, हायर द परसेंटेज S कैरेक्टर, तुम इसको नोट कर लेना, उसके नीचे लिख लेना, हायर द परसेंटेज S कैरेक्टर, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, higher will be the electronegativity, because S subshell is the closest to the nucleus, because S subshell is the closest to the nucleus, oh I think कुछ और चीज़ें भी रह गई, चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं ठीक है, इसको बाकी हम कल देख सकते हैं, वो जो चीज़ें हैं, है ना। क्या बोला था, higher the S, because S is the closest, S subshell is the closest to the nucleus, and higher the S percentage,
more closer, yeah, higher will be the tendency of those orbitals, higher will be the tendency of those hybridized orbitals to attract electrons, higher will be the tendency of those orbitals to attract electrons. तो इसमें अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की, फिर sp2 की, एंड देन sp3 की. ये ध्यान रखना बेटा, ये तुम्हारी ऑर्गेनिक में बहुत आएगा और इनफैक्ट अगले चैप्टर में तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये हमेशा ध्यान रहे. ठीक है, कुछ भी भूलने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसमें बाकी जो इसके जो वेरिएशंस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन, कुछ अगर एक्सेप्शंस होंगे वो, और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो हम कल देखेंगे. अभी हम एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, इसके स्केल्स जो हैं. ठीक है, स्केल्स फॉर मेजरमेंट लिखो, स्केल्स फॉर मेजरमेंट, स्केल्स फॉर मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है जी, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कौन कौन से स्केल्स होते हैं? 3 स्केल्स हैं. ठीक है, लिखो, देयर आर 3 scales for, there are 3 scales for quantifying, there are 3 scales for quantifying electronegativity. First is Pauling scale. ठीक है, फर्स्ट इज पाउलिंग स्केल. पाउलिंग स्केल का क्या है, इसमें आर्बिट्रेरीली उसने f को 4 वैल्यू दे दी और f के रिस्पेक्ट में बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काइंड ऑफ गेज किया f के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो लिखो एन आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ 4 was given to an arbitrary value of 4 is given to fluorine, the most electronegative atom, the most electronegative atom. ठीक है, the most electronegative atom. यहाँ पर इस तरीके से लिखें इसको, नहीं सॉरी, सर किलो कैलोरी है. ये फॉर्मूला है, इसमें तुम इसे याद कर सकते हो. मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ, लिखो, एंड द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द EN वैल्यूज ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड द EN वैल्यूज ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. ठीक है, तो इसमें XA और XB, अगर A को मैं F मान लूँ और B को मान लो कोई भी और हो, वो O हो सकता है, H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो HF का जो बॉन्ड होगा, मतलब मान लो H ले लेते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से A मतलब तुम्हारा F है और B मतलब तुम्हारा H है, लेट्स से. ठीक है, तो यहाँ पर जो EAB है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB बॉन्ड, है ना. AB बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? HF बॉन्ड, सॉरी FH बॉन्ड. ठीक है जी, और EAA क्या होगा? EAA विल बी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AA बॉन्ड विच इज़ FF बॉन्ड. ठीक है, और EBB क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ B बॉन्ड और HH बॉन्ड.
क्लियर होगी बात? तो हमेशा ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंथैल्पी किसकी तरफ, ये बस यहाँ पे वैल्यू डालोगे, तुम्हारा एक्स ए तो तुम्हें पता है 4 है और एक्स बी तुम्हारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ए एक्स बी क्या है, एक्स ए कॉमा एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ ई ए बी ई ए बी ए बी बी, ये तुम्हें हम बता चुके हैं। क्लियर होगी बात? बाकी ऐसा करो, जो दोनों हैं उनके नाम लिख लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा सच इनको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना तुम्हारे 12th में आने वाले हैं और ना तुम्हारे जेई में आने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लो इसमें मिल्किन एंड जैफ स्केल, मिल्किन एंड जैफ स्केल, ये तुम्हारा नेक्स्ट वाला है, मिल्किन एंड जैफ स्केल। एंड थर्ड है जो वह ऑल रेड एंड रोशो, ठीक है। इतना काफ़ी है, लिख लो इसको, बाकी कल देखते हैं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।